till now we are done with resistors in series, resistors in parallel, और फिर हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है. We discussed if there is no junction between two resistors, then they're said to be in series combination, and if two or more resistors are connected across the same two nodes, then they're said to be in parallel combination. और आज हम सर्किट का टोटल करंट निकालना पिछली क्लास में हमने सीख लिया था. आज का जो हमारा मुद्दा बहस है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो ये कि भाई मेरे पास एक सर्किट गिवन है, अ वेरी सिंपल सर्किट, लाइक वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस सर्किट, जिसमें ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में और फिर ये तीसरा रेजिस्टर अटैच है. I know the resistance of these three resistors and मुझे इन तीनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है, और आई नो द टोटल सप्लाई वोल्टेज. मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं मैं, इन तीनों रेजिस्टर्स का इंडिविजुअल करंट, इनका इंडिविजुअल वोल्टेज चाहता हूं कि भाई इनका अपना अपना करंट क्या, इनका अपना अपना वोल्टेज क्या. तो अब इस सर्किट को सॉल्व करने के, यानी इस सॉल्व करने का मतलब इस सर्किट के जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका अपना अपना करंट, अपना अपनी वोल्टेज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. देयर आर न्यूमरस शॉर्टकट्स, बट अभी मेरा कोई शॉर्टकट्स पढ़ाने का इंटेंशन नहीं है. अभी मेरा एक एक प्रॉपर एल्गोरिथम क्या होना चाहिए व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ सर्किट, मेरी अभी सारी फोकस, सारा डिस्कशन इस चीज के ऊपर है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि भाई लाइक आपके पास जब मल्टीपल रेजिस्टर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगे हुए हो किसी सर्किट में, the first thing that we do is we shrink the entire circuit into one equivalent resistance and we find the total current. और उसमें मेरे ख्याल से हम प्रूव हो चुके हैं, पिछली क्लास में हमने इसके बड़े क्वेश्चंस करे थे. तो लेट्स से अभी यहाँ पे R2 R3 दोनों पैरेलल में, तो मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगा सकता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और equivalent resistance in parallel combination is 1 over 40 plus 1 over 20, and I'll get is 13.33 ohms. So in place of these two resistors, मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 13.33, एंड as soon as मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगाऊंगा, अब R1 और R23 दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे. So R1 और R23 are in series. अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ. R1 is 10 ohms and R23 is 13.33 that we just figured out. अभी अगर मैं चुप से इन दोनों को ऐड कर दूं 10 plus 13.33, तो that gets 23.33 ohms. और अब मुझे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गई है इस पूरे सर्किट की. सप्लाई वोल्टेज इज 30 वोल्ट्स. V इक्वल IR लगा के मैं सर्किट का टोटल करंट निकाल सकता हूँ एज 1.29 एम्पियर्स. सो 1.29 एम्पियर्स इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट. यहां तक तो हमने पिछली क्लास में भी सीख लिया था ना, लाइक इसमें तो आपको मुश्किल से लाइक 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगने चाहिए. ठीक है जी, यहां तक सारे मेरे साथ हैं. सारे प्लीज कंफर्म करें इफ यू आर ऑल विद मी टिल नाउ कि भाई इस सर्किट में हमने टोटल करंट किस तरह से निकाला है. सही है. अब वंस वी आर डन विद द टोटल करंट, अब हम क्या करेंगे, लाइक हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे. ओके, तो अभी अभी वी आर हियर, विल गो हियर, फिर विल गो हियर. ओके, और फिर हम देखेंगे खुद ब खुद हमें सारे रेजिस्टर्स का करंट और वोल्टेज सब मिल जाएगा. अब वो स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने का तरीका क्या, जरा ये समझ. राइट नाउ अभी आई एम इन दिस सर्किट. ओके, इन दिस सर्किट आई हैव ओनली वन रेजिस्टर. मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता, मुझे इसका करंट पता, और मुझे ये भी पता है कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है. ओके, सो आई नो ऑल द पैरामीटर्स, लाइक जो तीन पैरामीटर्स है ना, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, मुझे तीनों ही पता है. तो लाइक दिस सर्किट इज कंप्लीटली सॉर्टेड, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सर्किट ना, दिस वाज द एक्चुअल सर्किट. ये तो सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया आपने. ओके, तो एक काम करते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे. अब पीछे जाते हैं, व्हाट आई विल डू इज कि I'm gonna ask this resistor कि ये रेजिस्टर जिन रेजिस्टर से मिलकर बना है, दिस इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर. ओके,
दिस इज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो ये जिन रेजिस्टर से मिलकर बना है वो रेजिस्टर सीरीज में थे या पैरेलल में थे? तो मेरे ख्याल से द आंसर इज ये equivalent resistor. This 23.33 ohm equivalent resistor is comprised of resistors that were in series. ऐसा ही है? This was comprised of R1 and R23 that were in series. अच्छा, so if your equivalent resistor is comprised of resistors that were in series, तो याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम होगा। मतलब जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टर का करंट है ना, वही करंट इन दोनों रेजिस्टर्स को मिल जाएगा। क्या बोला मैंने कहा भाई देखो, since R is comprised of R1 and R23 that were in series, so R1 and R23 will have the same current as that of R. तो अगर R का करंट है 1.29 एम्पियर, तो जो R का करंट वही इन दोनों का करंट। तो लेट्स से R1 का करंट है I1 एंड R23 का करंट है I23, okay? So they both will have the same current. वो करंट की वैल्यू क्या होगी? That will be equal to the current of the equivalent resistance, which is 23.33 ohms. तो जो आपका equivalent करंट रेजिस्टर में जो भी करंट था ना, that would be the same as the current in the two resistors जो कि सीरीज में थे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई न्यू कि भाई ये मेरा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर है जिसका करंट है 1.29 एम्पियर, वोल्टेज पता है 30 वोल्ट्स। मैं इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये पूछूंगा कि भाई साहब आप जिन रेजिस्टर से मिलकर बने हो वो रेजिस्टर सीरीज में थे या पैरेलल में थे? आंसर आया कि भाई ये दोनों तो सीरीज में थे जिनसे हम मिलके बने। तो फिर ठीक है, जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टर का करंट वही उन रेजिस्टर्स का करंट जो आपसे जिनसे आप मिलकर बने हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्यों? क्योंकि वो सीरीज में थे। तो जो इसका करंट वही इन दोनों का करंट। अब इन दोनों रेजिस्टर्स का मुझे करंट भी पता और रेजिस्टेंस भी पता। अब मैं V इक्वल आई आर लगा के इन दोनों का वोल्टेज निकाल लूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो लेट्स से V1 is the voltage across R1 and V23 is the voltage across R23। अगर फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूं V1, तो V इक्वल आई आर, इसका करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1 which is 1.29 into 10, so that becomes 12.9 volts। सिमिलरली अगर मैं इसका वोल्टेज निकालता हूं विच इज V23, तो I23 इंटू R23, इसका करंट है 1.29 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 13.33 एंड दैट मेक्स अप 17.1 वोल्ट्स। तो one resistor is getting 12.9 volts across it, the other one is getting 17.1 across it। आप इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल वोल्टेज 30 आ जाएगा, बिकॉज पीछे सप्लाई 30 है ना, तो इन दोनों में ये वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मुझे जरा यहाँ तक सारे लोग कंफर्म करें कि क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं। अब देखो ये सर्किट यहाँ तक सर्किट सॉल्व हो गया। मुझे दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता, मुझे दोनों का अपना अपना करंट पता और मुझे दोनों का अपना अपना वोल्टेज पता। जल्दी जल्दी आई वुड एप्रिशिएट नॉलेज फ्रॉम एवरीवन प्लीज। सारे जल्दी जल्दी ऑल क्लियर लिखे। सही है। बट अगेन दिस इज नॉट माय एक्चुअल सर्किट। सर इसमें ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है दिस इज अगेन एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिसको आपने R23 बोला हुआ एंड दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ R2 एंड R3। अगेन मैं इससे दोबारा यही क्वेश्चन पूछूंगा। आई विल गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, दिस रेजिस्टर R23 का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या? भाई साहब आप जिन रेजिस्टर से मिलकर बने हो वो सीरीज में थे या पैरेलल में थे? तो अब R23 मुझे जवाब दिया कि भाईजान मैं जिन रेजिस्टर से मिलके बना हूं वो पैरेलल में थे। अच्छा, अगर वो पैरेलल में थे तो फिर जो आपका वोल्टेज वही उन दो रेजिस्टर्स का वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। Like if it was comprised of resistors that were in series, so I would have assigned the same current to the resistors as the equivalent resistor. But अगर ये if this resistor, this equivalent resistors R23 is comprised of resistors that were in parallel, तो अब बोलूंगा भाई जो आपका वोल्टेज वही उन रेजिस्टर्स का वोल्टेज जिनसे आप मिलकर बने हो। तो अगर फॉर एग्जांपल R23 का वोल्टेज है 17.1, तो R2 और R3 इन दोनों का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा 17.1 एंड 17.1 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं
तो ये टोटल करंट आ रहा है 1.29 एम्पियर, यहां से आके ना ये डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स से I2 is the current through V2 and I3 is the current through R3. So since R23 is comprised of R2 and R3 that were in parallel combination, hence the voltage across R2 and R3 will be the same as the voltage across R23. तो क्योंकि R23 जिन रेजिस्टर से मिलकर बना है वो दोनों पैरेलल में थे, यानी कि R2 और R3, तो जो R23 का वोल्टेज वही R2 का वोल्टेज वही R3 का वोल्टेज, तो R23 का वोल्टेज है 17.1, तो इन दोनों को भी बेटा कितना वोल्टेज मिल जाएगा? 17.1 वोल्ट्स, 17.1 वोल्ट्स। अब क्या हुआ भाई, अब इन दोनों रेजिस्टर्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 की बात करूं तो आई नो इट्स रेजिस्टेंस, आई नो इट्स वोल्टेज, तो अब मैं V इक्वल आई आर या I इक्वल V ओवर R से इसका करंट निकाल सकता हूं। सिमिलरली I इक्वल V ओवर R से मैं इसका करंट भी निकाल सकता हूं, तो अब मैं इन दोनों का करंट निकाल लूंगा। So if I talk about I2, so this is R2, this is V2. So that is V2 over R2, voltage is 17.1, resistance is 20, I'll get 0.86 amperes. अगर मुझे I3 चाहिए, अगर मुझे इस रेजिस्टर का करंट चाहिए, तो इसका वोल्टेज है 17.1 और रेजिस्टेंस है 40, I'll get 0.43 amperes. ऐसे ही आप इन दोनों को ऐड कर लो, 0.86 and 0.43, when you'll add them you'll get exactly 1.29 because total 1.29 एम्पियर करंट इंटर हुआ था और फिर वो इन दोनों में डिवाइड हो गया। और इस तरह से मैंने इन तीनों रेजिस्टर का वोल्टेज भी निकाल लिया, इनकी रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही थी, और इन तीनों का अपना अपना करंट भी निकाल लिया। तो अब इस सर्किट में कुछ भी अननोन नहीं है, आई नो द ऑल द पैरामीटर्स इन दिस सर्किट। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? आसान है। बस आइडिया ये है कि पहले आप करोगे श्रिंक और फिर स्टेप बाय स्टेप आप एक्सपेंड करोगे। जब भी आप पीछे जा रहे होगे एक स्टेप, तो पीछे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर को हटा के जब उसकी जगह रेजिस्टर्स वापस लगा रहे होंगे जिनसे वो मिलकर बने, तो लाइक दे वुड बी ईदर इन सीरीज और इन पैरेलल। अगर सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर का जो करंट होगा वही करंट आप उनको असाइन कर देना, और फिर V इक्वल आई आर लगा के सबका इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल देना। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिन रेजिस्टर से मिलकर बना है वो पहले पैरेलल में थे, तो फिर पैरेलल का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर का वोल्टेज है ना, वो इनको इंडिविजुअल वोल्टेज असाइन कर देना, और फिर V इक्वल आई आर यानी I इक्वल V ओवर R लगा के सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का अपना अपना करंट निकाल देना। सारे मेरे साथ हैं। फिर एक मजे की बात बताता हूं। बिल्कुल I2 और I3 का करंट ऐड करेंगे तो I23 के इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल करंट के, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आपको हम एक मजे की बात सिखाते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको जबकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया, अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें मजे की चीज दिखानी है मुझे आप, सही है भाई। हमने क्या किया, 40 और 20 का इक्विवेलेंट 13.33 और फिर 10 और 13.33 का इक्विवेलेंट 23.33 ओम का रेजिस्टर बना दिया, सही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है ये बताता क्या है? मतलब ठीक है इक्विवेलेंट होगा, इसके नेट रेजिस्टेंस कोई बोलता है, कोई कोई रिजल्टेंट रिजल्टेंट तो बहुत अजीब ही वर्ड है, बट लाइक ये बताता है क्या, व्हाट इज दिस 23.33 ओम टेलिंग अस? तो आज इसको अच्छी तरह से समझ लें कि भाई एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर अलोन कंज्यूम्स द सेम पावर as the total power consumed by all the resistors collectively in the combination। मतलब ये कि सर ये जब आपने निकाला ना कि 40, 20 और 10 का इक्विवेलेंट कितना है 23.33, वो जो सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन लगा लगा के आपने इसको सिंप्लीफाई किया है ना, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर इस सर्किट में लेट्स से 30 वोल्ट की सप्लाई पे ये 40 ओम, 20 ओम और 10 ओम, ये तीन रेजिस्टर्स इस कॉम्बिनेशन में मिलके टोटल जितना पावर डिसिपेट कर रहे होंगे ना, ये 23.33 ओम का रेजिस्टर अकेला उतनी पावर डिसिपेट करेगा। दिस विल अलोन डिसिपेट द सेम पावर एज द टोटल पावर डिसिपेटेड बाय ऑल द रेजिस्टर्स कलेक्टिवली इन द सर्किट। क्या मतलब, जरा मैं अभी आपको समझाता हूं कैलकुलेट करके। भाई आपने ये पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना, लाइक आपको इस सर्किट के
हर रेजिस्टर का करंट पता, वोल्टेज पता, सब पता, ऐसा ही है ना? अभी अभी आपने पीछे सब फिगर आउट किया। मुझे एक बात बताएं, किसी को याद है पावर का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल पावर का तीन फॉर्मूले पढ़े थे। पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये पढ़ा है आप लोगों ने ओ लेवल्स में? मेरे ख्याल से बेस यूनिट निकालते हुए मैंने आपको याद दिलाया होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, या वी स्क्वायर ओवर आर, या आई स्क्वायर आर। सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वी आई ही यूज कर लेता हूँ, सबसे आसान है। अब मेरे पास ये तीन रेजिस्टर्स है ना, देखते रहना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। एक काम करते हैं, सबसे पहले तीनों रेजिस्टर की ना अपनी अपनी पावर निकालते हैं। ठीक है? कैसे निकलेगी? V1 I1 से R1 की पावर निकल जाएगी, V2 I2 से R2 की पावर निकल जाएगी, V3 I3 से R3 की पावर निकल जाएगी। तो ये आपका रेजिस्टर R1 है ना भाई, इसका वोल्टेज कितना है? 12.9 और करंट कितना है? 1.29। मल्टीप्लाई करो, कितनी पावर आ गई? 16.64 वॉट। देखते रहो सारे, यहाँ बहुत काम की चीज है। R2 की बात करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस है 20 और करंट है 0.86। तो रेजिस्टेंस 20 है, करंट है 0.86 और वोल्टेज है 17.1। तो वी आई है ना 17.1 टू 0.86। अच्छा भाई, तो ये आ गया 14.7 वॉट। अब अगर मैं इसकी बात करूं, आखिरी वाले की, तो इसका भी वोल्टेज है 17.1 एंड करंट इज 0.43। ओके, तो पावर कितनी आ गई बेटा? 7.35 वॉट्स। ओके, तो अगर मैं टोटल पावर निकालूं तो वो सिंपली ऐड कर लो तीनों की अपनी अपनी पावर को ना। तो 16.64 प्लस 14.7 प्लस 7.35, दिस बिकम्स 38.7 वॉट। ये क्या है? ये टोटल पावर है ना भाई, जो इन तीनों ने मिलके डिसिपेट किया। आपने तीनों रजिस्टर का अपना अपना वोल्टेज, अपना अपना करंट निकाला, और तीनों के अपने अपने वोल्टेज करंट वी आई से तीनों का अपना अपना पावर निकाला, उसको ऐड कर दिया, तो यू गेट द टोटल पावर डिसिपेटेड बाय ऑल द रेजिस्टर्स कलेक्टिवली इन द सर्किट। ओके, अब आते हैं इस जवान पे। हमारे इस लड़के का दावा है कि ये अकेला उतना ही पावर डिसिपेट करेगा जितना कि वो तीन रेजिस्टर्स मिलके डिसिपेट कर, तभी तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहला रहा है। तो भाई इसका वोल्टेज कितना है? 30, और करंट कितना है? 1.29। Oh my God. Are we getting the same answer? वो कहते हैं ना, लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज फिजिक्स वर्क्स। और ये सिर्फ इस सर्किट में नहीं हुआ, ऐसा हमेशा होगा। नहीं हो रहा, आपने गलती की है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक सर्किट आपने करेक्ट सॉल्व किया है, यानी आपने सारे वोल्टेजेस और करंट की वैल्यू सही निकाली है, लेकिन आप रेजिस्टर्स की इंडिविजुअल पावर्स को अगर ऐड कर रहे हैं और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टर का पावर निकाल रहे हैं, तो वो सेम नहीं आ रहा है। ऐसा पॉसिबल? बोलो नो, नहीं है। क्या आप तमाम खवातीनों हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? अरे आएंगे, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। अभी 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 देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने आपको करंट वोल्टेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नहीं पढ़ाई है, वो मैं अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा, जिसमें प्रॉपर आपको बताऊंगा करंट बोलते किस चीज को है, वोल्टेज। अभी तो मैं सिर्फ ओ लेवल का डीसी सर्किट आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिकॉल करना सीख जाओ। सही है? अभी मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि एक सिंपल से सर्किट में आपको रेजिस्टर्स का करंट निकालना आना चाहिए, वोल्टेज निकालना आना चाहिए। सही है? रेजिस्टर को श्रिंक करना आना चाहिए, एक्सपैंड करना आना चाहिए, बिकॉज ये इतनी फंडामेंटल चीजें हैं यार कि उसके बगैर ना कुछ भी फायदा नहीं है। सही है? रमजान में होंगी क्लासेस, एएस वालों की तो होंगी भाई, डेफिनेटली होंगी। भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। तुम बोलो कि कोर्स खत्म करना है, मैं लिटरली 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी। बट
कोर्स तो खत्म हो जाएगा, आपकी कद्दू आपसे 5 नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का रूल ही यही है, थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा 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 एक ही चीज के 4 4 5 5 6 सर्किट कराओ कि उनके, क्योंकि दिमाग में बैठती नहीं है चीज। अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, आपको समझ तो आ जाएगा, दिमाग में उसके बैठेगा जब तक कि मैं उसके 10 सर्किट ना करा दूं। फिर आप बोलोगे हाँ सर अब पक गया, कोई नया बताओ। फिर नई चीज ऐड करूंगा ना, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर सकोगे। समझ लो आप मेरी बात। दैट इज द सिंपल रूल ऑफ टीचिंग इलेक्ट्रिसिटी। वैसे बोलोगे कंटेंट खत्म करना है, मैं अगले हफ्ते बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दूंगा, रमजान में हम सारे रोजा रख के सो रहे होंगे घर पे, सही है। अच्छा भाई, तो अब एक काम करते हैं, फिजिक्स की मोहब्बत को आम करते हैं, फिर से एक सर्किट सॉल्व करते हैं। सिंपल सर्किट है, बस ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें ये तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 20 10 और 30 ओम के। ओके, 20 10 एंड 30 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट पावर सप्लाई। मेरी सादगी देख क्या चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, इस सर्किट में ये जो तीन रेजिस्टर लगे, इन तीनों का अपना अपना वोल्टेज, अपना अपना करंट चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बोलो नो। अपना अपना वोल्टेज, अपना अपना करंट चाहता हूं। हमने क्या कहा भाई, तरीका एक ही है, पहले पूरे सर्किट को श्रिंक करोगे और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको वापस एक्सपेंड करोगे और फिर सब निकल जाएगा। तो श्रिंक करने के लिए मालिक सबसे पहले तो इस सर्किट में ये दो रेजिस्टर सीरीज में है, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐसा ही है भाई। तो ये रहा R1 20 ओम्स एज इट इज। इन दोनों की जगह 30 प्लस 20 कितना आ गया भाई, 40 ओम्स। और याद से मैंने इसका नाम R23 रख दिया, बिकॉज दिस इज कंप्राइज ऑफ R2 एंड R, ताकि मुझे याद रहे R3। अब आप अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में आ चुके हैं, पैरेलल में। ऐसे ही है। तो पैरेलल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यूज करेंगे 1/20 प्लस 1/40, और ये जगह 13.33। ऐसे ही। अब मैं V इक्वल आई आर लगा के सर्किट का टोटल करंट निकाल सकता हूँ, सारे मेरे साथ। रेजिस्टेंस 13.33, रेजिस्टेंस वोल्टेज 50, 3.76 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर की मुझे रेजिस्टेंस भी पता, ऐसा ही है। और इनका अपना अपना मुझे, लाइक इसकी रेजिस्टेंस भी पता है मुझे, इसका करंट भी पता है, ऐसा ही है। वोल्टेज तो पता ही है, 50 वोल्ट्स। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। This is an equivalent resistor. So I'm going to ask this equivalent resistor whether it is comprised of resistors in series or resistors in parallel. मैं इस resistor से पूछूंगा कि भाई साहब, आप जिन resistor से मिलके बने हो वो सीरीज में थे या पैरेलल में थे, तो क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा भैया, मैं तो जिन दो रेजिस्टर से मिलके बना था वो तो पैरेलल में थे। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर जो आपका वोल्टेज वही इन दोनों का वोल्टेज। अगर इसको मिल रहा है 50 वोल्ट, तो इन दोनों को भी कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 50 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब मुझे इन दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता, मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का वोल्टेज पता, तो मैं V इक्वल आई आर लगा के दोनों का अपना अपना करंट निकाल सकता हूँ। अरे बोलो ना, ऐसे ही। तो वोल्टेज इज 50, रेजिस्टेंस इज 40, इसकी बात कर रहा हूं मैं, R23 की। तो इसका करंट आ गया 1.25 एम्पियर, और इधर वोल्टेज इज 50, रेजिस्टेंस इज 20, इसकी बात कर रहा हूं। तो करंट आ गया 2.5 एम्पियर, ऐसा ही है। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 3.75 एम्पियर। अच्छा, ये पीछे इसका आंसर जरा एक बार चेक करना, 3.76 से 3.75 है, 75 ही आ रहा है ना उसका आंसर। मैं कल दे रहा हूँ, कुछ राउंडिंग ऑफ की मिस्टेक हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है भाई।
अब यहां पर मुझे इन दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता, मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का करंट पता, और मुझे इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला, बोलो ना, वोल्टेज पता है। ऐसा ही है। तो ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। अब मैं यहां से कहा जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये कि ये जो रेजिस्टर R23 है, दिस इज अगेन कंप्राइज्ड ऑफ these two resistors that were in series. I'm gonna ask this resistor if you are comprised of resistors in series or parallel. So the answer is this is comprised of resistors in सीरीज। समझ रहे हो ना? मैं इस रेजिस्टर से पूछूंगा, भाई साहब आप जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो सीरीज में थे या पैरेलल में थे? ये बोलेगा वो तो सीरीज में थे। हम कहेंगे ठीक है, फिर जो आपका करंट विच इज 1.25 एम्पियर, वही इन दोनों का करंट विच इज 1.25 एम्पियर्स। समझ आ रही है मेरी बात? अब देखो, मुझे इन दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस भी पता और इन दोनों का करंट भी पता। तो अब मैं V इक्वल आई आर लगा के दोनों का अपना अपना वोल्टेज निकाल सकता हूं। इसका वोल्टेज है V2 और इसका वोल्टेज है लेट्स से V3। तो V इक्वल आई आर। सो फॉर दिस द करंट इज 1.25 एंड द रेजिस्टेंस इज 10, दैट इज 12.5 वोल्ट्स। और इधर द करंट इज 1.25 एंड द रेजिस्टेंस इज 37.5 volts. You simply add up these voltage and you get how much? You get 50 volts. आप समझ लो, इनको ऐड करोगे तो वही आ जाएगा जो पीछे इक्विवेलेंट रेजिस्टर का वोल्टेज था, which is 50 volts। हो गया भाई ये पूरा सर्किट सॉल्व। तीनों रेजिस्टर का करंट पता लग गया, तीनों का अपना अपना वोल्टेज पता लग गया, रेजिस्टेंस तो पता ही थी। अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की इंडिविजुअल पावर्स को अगर ऐड करूं तो क्या सर इक्विवेलेंट रेजिस्टर मेरा अकेला उतनी पावर उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है? समझ लो। आइए, तो अभी ये सर्किट हमने सॉल्व कर लिया है और मुझे इन इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका वोल्टेज करंट सब मिल चुका है। अब मैं तीनों का अपना अपना पावर निकालूंगा। अगर मैं पहले वाले की पावर निकालता हूं, टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टर, तो इसका वोल्टेज है 50 और करंट है कितना? 2.5। हाउ मच आई गेट इज 125 वॉट। दूसरे वाले की बात करते हैं, वोल्टेज है 12.5 और करंट है 1.25। ओके, ये करंट और ये वोल्टेज, आंसर आ रहा है 15.625 वॉट। तीसरे वाले की बात करते हैं, तो P3 V3 I3, इसका वोल्टेज लाइक 37.5 वोल्ट्स और करंट इज 1.25, 46.87 वॉट। अगर मैं टोटल पावर निकालूं तो ये कितना आ रहा है? 187.5, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 188 कर सकता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आते हैं इसके ऊपर। वोल्टेज कितना था? 50। करंट कितना था? 3.75। ये 76 नहीं है, दोबारा करेक्ट कर देता हूँ, 775 था। तो एग्जैक्ट 187.5 आ रहा है आपके पास, यानी कि 188, ये राउंड ऑफ कर लो। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ना, फिजिक्स वर्क्स बेबी। तो अभी एज अ बिगिनर आप जब किसी भी सर्किट की प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी सर्किट की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने क्या करना है? आपने सारे रजिस्टर का करंट निकालना है, सबका वोल्टेज निकालना है। भाई एग्जाम में तो एग्जामिनर कोई एक पूछ लेगा, भाई इसका करंट बता दो, इसका वोल्टेज बता दो, बट आप तो सबका निकालोगे ना भाई, आप वेट थोड़ी करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जब आप ये कर लो तो फिर आप हमेशा ये क्या करो कि इंडिविजुअल रजिस्टर्स की अपनी अपनी पावर निकाल के एड अप करो और इक्विवेलेंट रजिस्टर का पावर निकालो, और जब भी दोनों सेम आए तो पावर निकालने के बाद दांत दी बाहर निकाल लो। सही है, खुश हो जाओ। क्या भाई कुछ हो रहा है?
क्या आप तमाम ख़वातीन व हज़रात फिजिक्स के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? Can everyone please confirm on chat? Everyone. I would appreciate acknowledgement from everyone. Please, this is the most important lecture of electricity. Abir, Amir, Ariz, Ayan, Waham, Faiza, Fatima, Kazim, Mikhail, Muiz, Nabiya, Shajar, Wakar और कहानी और वो भी जिनके मैं नाम नहीं ले सका. Are you all clear? हो गया, गिरफ्तार हो गया भाई. शजर भाई तो हो गया गिरफ्तार. ठीक है, बस थोड़ी देर में क्लास खत्म कर देंगे. छोटा सा कॉन्सेप्ट और है ताकि इसको अच्छा. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने आपको ये दो सर्किट दिए थे. मैंने कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इनकी और इनकी. अब उसी होमवर्क को बढ़ा लीजिए. वो ये कि आपने सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना है, बल्कि अब आपने इन 6 सर्किट्स में हर रेजिस्टर का अपना अपना करंट, हर रेजिस्टर का अपना अपना वोल्टेज निकालना है. देखो, ये होमवर्क नहीं करोगे और कोशिश करोगे कि मैं डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, तो पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं. बिकॉज वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज निकलवा रहे होंगे और जरूरी थोड़ी कि अगले साल भी वही निकलवाए. आप फिर फंसोगे भी. फिर आप समाव मार्किंग स्कीम से देख के कहीं से समझ भी लोगे कि यार ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा. फिर अगले साल एक नई चीज पूछ रहे होंगे. यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. तुम एग्जाम में ऐसे जाओगे, तुम बोलो फेंको मेरे आगे सर्किट. मैं सर्किट का एक एक रेजिस्टर चुन चुन के मारूंगा. कोई ऐसा रेजिस्टर नहीं जिसका मैं करंट ना निकाल सकूं या जिसका मैं वोल्टेज ना निकाल सकूं. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब तक आप इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पास पेपर के क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है. और एग्जाम में इससे बहुत वाहियात सर्किट्स आएंगे. तो पहले इस पे अपना हाथ साफ कर ले काइंडली. अच्छा, और जब बिल्कुल ये 6 सर्किट्स करने के बाद भी बोलो ओ माय गॉड अभी तो बहुत टाइम है, सर पाशा ने इतना छोटा होमवर्क दे दिया, तो फिर इस सर्किट को ट्राई कर. सही है. इसके आगे मैं लिख देता हूं, पसंद ना आए पैसे वापस. सही है. क्योंकि मालिक इस पूरे सर्किट में कोई भी सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल में नहीं है, और हमें ये सर्किट भी सॉल्व करना है. सही है भाई. ए लेवल्स में ना ये सर्किट एमसीक्यू में आता है, कसम खा रहा हूं मैं. और सिर्फ एक इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ना कल, मतलब जब तक हम 2 हफ्ते तक प्रॉपर सर्किट नहीं पढ़ेंगे ना, ए लेवल वाली, अभी तो ओ लेवल वाली पढ़ रहे हैं ना, तब जाके कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे दिमाग में चीज बैठेगी कि ओ हो ये सर्किट को तो मैं 30 सेकंड में सॉल्व कर लूं. तो सिर्फ आपको एक्साइटेड करने के लिए, समझो ना, एक्साइटेड करने के लिए, आखिर हम ए लेवल्स में क्या पढ़ने वाले हैं. आप इस सर्किट को सॉल्व करें, अपना पूरा जोर लगा दें. और फिर जब आपसे ना हो पाए तो फिर आप इंतजार करें कब आएगा वो दिन जब सर बादशाह ये वाला सर्किट सॉल्व कराएंगे. ये दिन कब आएगा? बिल्कुल एंड में आएगा, जब ए लेवल की सर्किट्स पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी ना. पीक कॉन्सेप्ट जब अपने उरूज पर होगा, तब एकदम से आपको समझ में आएगा, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड ये कैसे सॉल्व होगा 30 सेकंड्स में. आर यू ऑल एक्साइटेड? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट. सही है. इसको भी कॉन्सेप्चुअली समझते हैं. सही है. क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी कोशिश होती है रात तक ही अपलोड हो जाए सेम डे. देखो, एक सिंपल सा सेल है जिसके साथ एक रेजिस्टर अटैच है. अगर मुझे इस सर्किट का करंट निकालना है तो V इक्वल आई आर, आई इक्वल V ओवर आर से निकाल सकता हूँ. वो जो आप कहते हो ना उस्ताद पिलक शार्ट है, सर्किट ही शार्ट हो गया. पूरा सर्किट शॉर्ट कैसे होता है मैं ये बता रहा हूँ. आप एक काम करो, ये सेल के साथ ना रेजिस्टर हटा के एक सिंपली वायर लगा दो. क्या कर दो? वायर लगा दो. और वायर की हम आइडियली रेजिस्टेंस 0 अज्यूम करते हैं, भाई वायर की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है. जब वायर की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी. आइडियली करंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा.
क्या हो जाएगा? तो कभी भी ऐसा हो कि आप कॉलेज में हैं, कर मत देना, तो समझा रहा हूं। और आपने बोला यार ये कॉलेज वाले बहुत तंग कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा कॉलेज में। तो आपने ये करना है कि आपने ऐसे एक तार लेनी है, ये तार के दो एंड है ना इस तरह से, और आपने कोई बोर्ड पकड़ना है, जैसे ये एक्सटेंशन बोर्ड है, तार का एक एंड जब ये के बोर्ड ऑन हो एक में घुसाइए, और दूसरा एंड दूसरे में घुसा दे। जैसे ही आप करेंगे, ऐसा कर देने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके कैंपस की लाइट चली जाएगी। क्या चली जाएगी? ये उस वक्त होगा अगर आपके कैंपस बनाने वालों ने कैंपस सेफ्टी पे खर्चा किया होगा और उन्होंने अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर लगाए होंगे, क्योंकि जैसी सर्किट शॉर्ट होगा, आपने 220 वोल्ट को जीरो रेजिस्टेंस दे दिया, डायरेक्ट करंट मारेगा शूट। जैसे करंट शूट मारेगा, अगर ब्रेकर अच्छी कंपनी के लगे हुए थे तो फौरन से ब्रेकर ट्रिप हो जाएंगे, लाइट चली जाएगी। लेकिन अगर ब्रेकर सस्ते लगे हुए तो पूरी बिल्डिंग रोशनियों से भर जाएगी, कैंपस नूरानी हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? नूरानी का समझ रहे हो ना? प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम और एट स्कूल, बेशर्मो। सही है? प्रैक्टिकल का पेपर भी देना सर। तुम लोगों ने देखा नहीं है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई बिल्डिंग्स, और वहशत आ जाएगी, मौत हो जाती है भाई, लोग मर जाते हैं। सही है? क्योंकि अगर लेट्स से, और अगर इवन ट्रिप मार भी गया ना, उसमें भी बड़ा रिस्क होता है, लाइक फौरन से वायर हीटअप होती है और जलना शुरू हो जाती है पूरी बाइंडिंग। क्योंकि होता यही है, जब वायर हीटअप होती है ना एक्सेसिव करंट की वजह से, तो उसकी इंसुलेशन बर्न होती है, और एक बार इंसुलेशन बर्न होना शुरू हो गई ना, फिर तमाके एड़ो मजो आयो, एड़ो धमाल मचायो, एड़ो धमाल मचायो कि आप सोच भी नहीं सकते केड़ो धमाल मचायो। सही है? तो ये सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, लाइक द आइडिया ऑफ पूरे सर्किट को शॉर्ट करने का आइडिया इसके आपने मेन सप्लाई को जीरो रेजिस्टेंस वायर से शॉर्ट कर दिया। अब वोल्टेज तो है लेकिन रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट जंगली हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और फिर ओ जमालो, लाल चबास कलंदर का कल उर्स था ना, तो ये तो हो गया भाई पूरा सर्किट। हाँ, थोड़ी बहुत ही रेजिस्टेंस होती है प्रैक्टिकली वायर की, बट वो भी ना होने के बराबर ही होती है, तभी उसको हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ट्राई करेंगे कल इंशाल्लाह, फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। सारे सारे एकदम चैट में एक्टिव हो गए, सर एक बार तो करके देख ही सकते हैं सर। सही है, खुदा का खौफ करो तुम लोग। अच्छा, अब एक तो मेन सर्किट ही शॉर्ट गया, कभी कभी होता है रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल ये दो रजिस्टर है ना, R1 R2, अभी जो भी करंट आएगा ना वो इन दोनों में जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वायर ऐसे लगा दी, सही है, तो अब जब करंट आएगा ना, तो करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लाइक करंट के पास दो रास्ते हैं ना, R1 और ये वायर, लेकिन क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस जीरो है ना, तो करंट वुड अडॉप्ट, द चार्जेस वुड अडॉप्ट अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ, और सारा का सारा करंट यूं होके चला जाएगा। तो ये R1 जो है ना, इसकी मिसाल वैसे ही हो जाएगी जैसे आपकी मिसाल घर पे, आप हो तो, लेकिन ना भी हो तो कोई फर्क ना पड़े। समझ रहे हो? लाइक ठीक है, अब घर वाले ने बिस्तर दिया हुआ है, खाना वाना दे देते हैं 2-3 दफा, बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारा करंट यूं जा रहा होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो जो R1 है, वो जो R1 है, वो स्किप हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो सर्किट में है, लेकिन उसको कोई बताए कि अगर वो ना भी होता तो उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? लाइक लिटरली आज आप इस सर्किट से R1 को हटा दो, फिर आप वापस लगा दो, फिर हटा दो, फिर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट। समझ रहे हो भाई? नो पर्सनल अटैक गाइस, मिडिल चाइल्ड इज इक्वल टू R1। सही है?
आई एम बाय द वे मिडिल चाइल्ड। सही है। तो इस रेजिस्टर को ना कोई वोल्टेज मिलेगा ना कोई करंट मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। अच्छा, अब शॉर्ट रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, इसको आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट तरीका होता है, ये तो बहुत आसान है, नजर आ रहा है कि शॉर्ट हो गया। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी रेजिस्टर शॉर्ट होता नहीं, सिर्फ ऊपर से तार जा रही होती है, बच्चों रट लेते हैं वो ऊपर से तार जाएगी तो रेजिस्टर शॉर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप नोड्स मार्क करो। जैसे ये आया बी, ये है ए, और ये भी क्या है, ए ए ए, समझ लो। तो अगर कभी भी कोई रेजिस्टर ऐसे आ जाए ना कि वो एक ही नोड के अक्रॉस लगा हुआ है, रजिस्टर हमेशा किसी दो नोड के अक्रॉस आता है ना। अगर कोई रजिस्टर जैसे ए या बी के अक्रॉस आया हुआ है, तो इसमें वोल्टेज भी आएगा करंट भी आएगा। बट अगर इस रजिस्टर में, क्योंकि ये ए और ए के अक्रॉस आया हुआ है, अगर एक ही नोड के अक्रॉस लगा हुआ है, तो कभी भी उस रजिस्टर में करंट नहीं आ सकता, उस रजिस्टर के अक्रॉस कभी भी वोल्टेज नहीं आ सकता। ऐसा क्यों होता है, ये इंशाल्लाह जब हम वोल्टेज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि भाई अगर एक रजिस्टर सेम नोड्स के अक्रॉस लगा हुआ है, तो हमेशा हम पहले नहीं पढ़ते थे ना, सेम टू नोड्स, कोई भी रजिस्टर होगा वो ए बी के अक्रॉस है, बी सी के अक्रॉस है, या ए सी के अक्रॉस है। लेकिन अगर कोई माशाल्लाह ए और ए के अक्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस बच्चे के हाथ में वही रिमोट है जिसकी तार कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं है। समझ रहे हो, ये कुछ है, ये भी खेल रहा है, ये जो तुम लोग छोटे भाइयों के साथ करते हो ना, ये वही हो रहा है R1 के साथ। क्या आप तमाम खवातीन हज़रात मेरे साथ हैं? सर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखने चाहेंगे? अभी मुझसे कोई क्रिकेट की बात करता है, मुझे वो नुसरत फतेह अली खान का वो गाना याद आया था, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। सर अभी भी तो कुछ करंट जा रहा हो R1 में से, कुछ भी नहीं जाएगा। अगर ये जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, R1 बिल्कुल शॉर्ट है। आर यू ऑल विद मी टिल नाउ? है भाई? कल बस बाबर भाई ने जो कवर ड्राइव खेली थी ना, उनको बोलो वो कवर ड्राइव ही ले जाए, चैंपियंस ट्रॉफी तो तेल बेचने गई। सही है। तो भाई इसके बाद हम कहते हैं द एंड ऑफ ओ लेवल डीसी सर्किट्स। यहां पर ओ लेवल का डीसी सर्किट खत्म हो गया। आपका ये वाला होमवर्क बहुत क्रिटिकल होमवर्क है, इसको आप सबने सॉल्व करना, वर्किंग ग्रुप पे शेयर कर लेना, ताकि आपस में लोग क्या कर ले, डिस्कस कर सके अपने अपने आंसर्स। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, तुम्हें जलवे तो दिखाई देते हैं भाई, देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ 85 स्लाइड्स है, जो असल ए लेवल इलेक्ट्रिसिटी की स्लाइड्स है। ठीक है भाई, दो तीन शायरी की स्लाइड्स भी है। ठीक है, और यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, फिर हम ये पढ़ेंगे, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप 5 पेपर में तो इतने प्यारे प्यारे सवाल है। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये कैसे मजे मजे के सर्किट है ना, प्यार हो जाएगा आपको, प्यार हो जाएगा सर्किट से। ठीक है, तो स्टे एक्साइटेड, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं अगली क्लास में। अब प्रॉपर ए लेवल स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने अभी से इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया।